हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। धनु देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित हैं, वो सीनियर स्टूडेंट रह चुकी हैं और संस्था से जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 2 कर चुकी हैं वैसे, और वो हमारी समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी सोनी जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है, बहुत दिन बाद जुड़ी हुई है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबंध है। हम लोग वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पेस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। तो हम 3 मनीषियों के ऋणी हैं, श्रद्धावनत हैं उनके प्रति, और अन्य गुरुओं के प्रति भी हम आभार प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। और वो ज्ञान इस संदर्भ में था कि जो ज्ञान शिक्षा का हो चाहे चिकित्सा का हो, उसको हमको केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि वो संस्थान का जो मोटो है उसके हिसाब से काम करना है। संस्थान का मोटो क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन। तो इस सब के लिए आप भी माध्यम है।
जो अलग जगाई थी कभी MP खेमका सर और जो मनीष चित्र हैं उन्होंने, उस अलग को हम लोग आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक आहुति आपके द्वारा भी डाली जाए ताकि यह पीड़ित मानवता को इस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग समवाय फाउंडेशन की बैठक थी, तो उसमें हम लोगों ने हमारे 3 प्रमोटर और नियुक्त हुए हैं। हमारे सेमेस्टर में पहले यहाँ पर जो है तमाम और वो है, लेकिन स्टूडेंट के रूप में हमारे यहाँ बबली सिंह जो है वो हमारी सेमेस्टर की प्रमोटर हैं हमारे फाउंडेशन की। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ किशोरी कुमारी जो है वो झारखंड की है, वो भी हमारी प्रमोटर रही हैं। आज हमारे 3 प्रमोटर और जुड़े हुए हैं, तो आप लोग बधाई दीजिएगा नीतू जैन जी को। वो हमारे प्रमोटर के रूप में वो आज उनका नाम आया है और उनको लिया गया है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। प्रमोटर हमारी और अनीता जैन जी हैं, वो अभी शायद ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, वो भी हमारी प्रमोटर बनी है, तो उनको भी आप लोग बधाई दे दीजिएगा जब भी आएंगे। और इसके अलावा हमारे पूर्वा बाहेती जी, वो आज अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, हालांकि ज्वाइन करती हैं। पूर्वा बाहेती जी को भी हमारे यहाँ जोड़ा गया है और वो भी प्रमोटर के रूप में है। तो हम तीनों लोगों को बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आगे संस्था में प्रमोटर का रोल जो है कुछ नहीं करना है, करना केवल ये है कि जो आप कर रहे हैं उसको निष्ठापूर्वक करना है। जो सिस्टम जो हम लोग बनाया हुआ है कि जो हम लोग आगे किसी को दे रहे हैं उसको आगे पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि एस्पस का इस विधा का नाम हो, हम एस्पस से जुड़े हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप वहां जाइए 3-4 लोगों के बीच में कोई फ्री कैंप कर दीजिए। अगर आप उसमें समवाय फाउंडेशन नाम ले लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, नहीं लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके माध्यम से वो चिकित्सा शिक्षा या शिक्षा दोनों चीजें हैं जा रही आगे, तो उसको केवल यही फैलाना काम है और कुछ नहीं काम है। जो शिक्षा है उसके लिए आपको अपने अंदर आग पैदा करिए। अग्नि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, अग्नि रूपांतरण करती है, परिवर्तित करती है। अग्नि जो है आपको ठीक करती है। दुष्यंत कुमार साहब का बहुत पहले का शेर है कि हो मेरे सीने में मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि आप बस आपके माध्यम से जो एस्पस का काम है वो तो कर ही रहे हैं, जो हम लोग है वो कर रहे हैं। इन सब आप सब के माध्यम से इस अलग को, इस शिक्षा को, इस चिकित्सा को आगे बढ़ाना है और वही काम करना है। यही हमारे प्रमोटर्स का काम है। सारे लोग जहां भी जुड़े हुए हैं यही काम करते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग रहे, कहीं भी लोग रहें। तो चलिए हम लोग अब क्लासेस की ओर शुरू करें, हम लोग जो है शेयर करें। क्लियर हो रहा है? जी सर। तो हम लोग ट्रीटाइज भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। फिर आप मैडम को रिक्वेस्ट किया हुआ है, अभी उनका मैसेज नहीं आया शायद मुझे मेरे पास, तो आज बात करूंगा। तो चैप्टर 4 तक है। वैसे हमारे पास पढ़ाने के लिए चाइनीज में भी बहुत है, इसलिए कि हमारे पास आगे चल के जो चैप्टर हैं जो अछूते रहते हैं उनको भी हम छूना चाहेंगे। तो हमारे पास लेकिन फिर शुरुआती है। आप लोग ट्रीटाइज 7 के बाद, मैं आप लोग नोट कर लीजिए, ट्रीटाइज 7 के बाद आप लोगों को अगर किसी के पास पढ़ने का वक्त होगा तो ट्रीटाइज 16 जरूर पढ़ेगा। ट्रीटाइज 7 के बाद ट्रीटाइज 16 और तो जो कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ट्रीटाइज 6 पढ़ाया जाएगा, ट्रीटाइज हो सकता है 14 आगे पढ़ाया जाए, 18 पढ़ाया जाएगा, लेकिन ट्रीटाइज 16 शायद नहीं पढ़ाया जाएगा।
टिटाइज 3, 4, 5 अभी इसी में आ रहा है, 3, 4, 5, 6 भी पढ़ाया जाएगा। टिटाइज 8 नहीं पढ़ाया जाएगा, टिटाइज 10 नहीं पढ़ाया जाएगा, टिटाइज 12 नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें। तो टिटाइज 16 इंपॉर्टेंट है। ये जो आप पढ़ेंगे जीवन द्रव्य या इनके ऊर्जा के संबंध में, इन ऊर्जा के संबंध में भ्रांतियां दूर होंगी, कुछ और डेवलपमेंट होगा, कुछ और आपका समझ में आएगा कि होता क्या है। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। लाइफ सब्सटेंस, जीवन द्रव्य क्यों कहा? उन्होंने कहा कि जीवन द्रव्य माने ये हुआ कि ऐसी कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमको जीवन दे या जीवन की रक्षा करे। दो ही तो हो सकता है जीवन द्रव्य माने, तो ऐसा द्रव्य जो जीवन दे या ऐसा द्रव्य जो जीवन की रक्षा करे, इनका हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके जो हमारे शरीर में जीवन द्रव्य हैं उन्हीं के आपसी तालमेल से, कोऑर्डिनेशन से वो ठीक से रहें और एक दूसरे को संतुलित करते रहें, तो शायद हमारा जीवन बढ़िया चलेगा। तो यही उसी को उन्होंने कहा जीवन द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं इसमें। चाइनीज देखिए, उनका दार्शनिकों का मत था, और ये दार्शनिकों का मत किसी चिंतन से पैदा हुआ होगा, और क्योंकि फिलॉसफी थी इसलिए इसको कहना मुश्किल है, लेकिन वही बाद में फिजिक्स ने या साइंस ने उसको सिद्ध कर दिया कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। तो इसलिए वो बात सही है इसका मतलब। जीवन द्रव्य कहा कि 2 प्रकार के हैं। एक तो ऊर्जा, ऊर्जा की बात हम लोग निरंतर करते हैं, तो ऊर्जा ही है। दूसरा है बॉडी फ्लूइड्स, शारीरिक, हम मानो पानी पीते हैं तो ये भी तो शारीरिक द्रव्य हुए। तो शारीरिक द्रव्य के रूप में और उसी ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के फॉर्म ये भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा को कहा गया है साइंस में कि ऊर्जा 3 फॉर्म में है, या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है। तो कोई भी ऊर्जा है वो बॉडी फ्लूइड्स भी ऊर्जा है, लेकिन फिर भी उसको अलग अलग जगह पर रखा गया कि ऊर्जा माने वो गैसेस फॉर्म में होगी, अधिक विरल होगी वो ऊर्जा है, और जो बॉडी फ्लूइड्स के रूप में तरल होगी, यानी अधिक कम जो है विरल होगी, वो फ्लूइड्स है। अब बॉडी फ्लूइड्स को भी कहा 3 तरह के हैं। उन्होंने कहा एक ब्लड है, रक्त। रक्त हम लोग समझ रहे हैं कि रक्त के माध्यम से ही मानव शरीर विज्ञान पढ़ा उन्होंने कि मॉडर्न साइंस, तो उसने कहा कि हम लोग रक्त के माध्यम से ही पोषण जाता है, तो एक रक्त हो गया। दूसरा हो गया इसेंस। ये कंसेप्ट कहीं नहीं है, ये कंसेप्ट केवल दार्शनिक है, और दार्शनिक ये कंसेप्ट जो है जीवन सत्व, ये जो है चाइनीज ने अपना दार्शनिकों का मत था कि जीवन सत्व होता है। तो जीवन सत्व माने ऐसा जीवन, ये जीवन सत्व की वजह से ही सारा जीवन चलता है। तो ये मेन उन्होंने कहा। अदर टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, कोई और बॉडी फ्लूइड्स संभव है शरीर में, तो उन्होंने उसको कह दिया, यानी जो बॉडी फ्लूइड्स थे उसमें रक्त कह दिया, इसेंस कह दिया, ये दोनों अलग हो गए। और बॉडी फ्लूइड्स माने अन्य जो बॉडी फ्लूइड्स थे उनको एक श्रेणी में रख दिया। तो जीवन द्रव्यों में की विरल होती है, रेरिफाइड होती है। तो रक्त, जीवन सत्व आज सघन होते हैं नेचुरली। हम लोगों ने कहा विरल सबसे कौन है, जो हमारी ऊर्जा है। इसके बाद जो और होंगे उसमें कम रेरिफाइड होगी, कम विरल होंगे, उसमें सघनता आने लगेगी, और जब बहुत सघन हो जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा। जो की हम लोग बोलते हैं, वो उसको प्रोनाउंसिएशन वास्तव में इसका ची है, क्यूआई को ची बोलते हैं। तो ची कहिए या की कहिए, अब हम लोगों ने की में बोल दिया है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। तो की शब्द का हिंदी अनुवाद करना कठिन है, ये कंसेप्ट था, उनका विचार था। तो इसको हम लोगों ने कहा कि एनर्जी, कोई भी एनर्जी वो की होगी, कोई भी पदार्थ वो भी तो की होगा, क्योंकि हमने कहा कि ऊर्जा के 3 रूप है, सघन है, विरल है, विरलतम है। तो विरलतम कौन है? ऊर्जा, जो गैस के रूप में है, और सघन के रूप में है वो भी ऊर्जा है। तो पदार्थ को भी उन्होंने कह दिया कि ऊर्जा है, क्योंकि पदार्थ में भी तो ऊर्जा है, पदार्थ भी तो किसी ऊर्जा, उस पदार्थ के अंदर अगर ऊर्जा है तो उस ऊर्जा को भी उन्होंने पदार्थ को भी कह दिया कि ये भी तो की है, की का रूप है। मैटर एनर्जी, पदार्थ की ऊर्जा, लिखिए वो भी आ गया। पदार्थ में भी ऊर्जा है, और पदार्थ की ऊर्जा, और पदार्थ भी स्वयं ऊर्जा के रूप मान लिया गया, क्योंकि सघन है तो उसमें ऊर्जा का कोई ना कोई कण अंश जरूर है, इसलिए उन्होंने कह दिया। ईथर, जो ईथर ये साइंस का शब्द है, तो ईथराइज्ड, ईथराइज्ड माने जिसमें उन्होंने कहा जो शून्य है उसमें ईथर है। ये ईथर कंसेप्ट है, तो फिजिक्स कंसेप्ट है, तो उन्होंने ईथर को भी कह दिया कि ईथर भी हो सकता है। वाइटल फोर्स, अगर हम कहें वाइटल फोर्स, तो वाइटल फोर्स जीवन बल,
ये भी है, हम लोग कहीं वाइटल फोर्स बोलते हैं, कहीं हम लोग लाइफ फोर्स जीवनी शक्ति बोलते हैं, वो भी वही है की है। वाइटल पावर हम लोग बोलते हैं, जीवनी शक्ति वो भी है। तो वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, वाइटल पावर, ईथर किसी रूप में लिखा हो तो आप इसको मानिए। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि ची को हम लोग क्या लाइफ फोर्स को तो कहें कि नहीं कहें, वाइटल पावर को कहें कि नहीं कहें, वाइटल पावर को, फोर्स को, लाइफ फोर्स को कहें ना कहें। देखिए, एथरियल वेव्स, ईथर तरंगे जो दिखाई अदृश्य हो, जो दिखाई न पा रही हो, और ये भी साइंस का कंसेप्ट है कि ईथर तरंगे होती है जो यहाँ से वहां, चाहे ध्वनि तरंगों के रूप में हो, चाहे आपके किसी शक्ति के रूप में हो, जाती है वो। और विकिरणशील प्रसर्जन, अगर कोई ऐसा उत्सर्जन हो रहा है जो विकिरणशील है, जिसमें विकिरण है, जो भी दिखाई नहीं पड़ रहा, इन सब को भी हम लोग शब्द कह सकते हैं की। ये की सब रूप है। की कंसेप्ट को समझने के लिए दो बातें जाननी चाहिए, ऊर्जा है और दूसरा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों धरातल। यानी भौतिक, हम आध्यात्मिक को अगर पराभौतिक कह दें तो भी ठीक है, कि हम की एक ऊर्जा है जो भौतिक धरातल पर प्रकट होगी, और पराभौतिक, भाई पराभौतिक कह देंगे तो आध्यात्मिक भी उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि आध्यात्म भी तो क्या फिलॉसफी है। तो वो फिलॉसफी जो है वो पराभौतिक होगी, दोनों धरातलों पर ये स्पष्ट होगी और प्रकट हो सकती है। दूसरी, की निरंतर प्रवाहित होते रहते। देखिए, उसका सबसे बड़ा नेचर क्या है, प्रवाहमान होने चाहिए, निरंतर प्रवाहित हो और विभिन्न स्तरों पर संग्रहित भी हो। यानी कहीं जहां आवश्यकता है वहां पर ही रुक रही है, और लेकिन निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब की विरल होती है तो प्रवाहित होती है, अगर बहुत विरलतम है तो प्रवाहित होती रहेगी, और जब सघन हो जाएगी तो रुक जाएगी, मैटर बन जाएगी, और प्रवाह कम हो जाएगा, रुक जाएगा, वहां पर आपको रुकावट आ जाएगी। ये वाष्प के रूप में प्रवाहित होगी तो जल के रूप में भी तो बहेगी, और बर्फ के रूप में होगी तो इसको तो मैटर बन जाएगी और सघन हो जाएगी। तो जब सघन हो जाएगी तो प्रवाह घट जाएगा या रुक जाएगा, या तो बहुत कम हो जाएगा न्यूनतम, या रुक जाएगा कहीं कहीं। फिर ठीक, और ये अपना फॉर्म बदलती है। हम लोगों ने पढ़ा था साइंस में कि मैटर जो है नष्ट नहीं होता, वो अपना फॉर्म बदलता है। एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, वो अपना फॉर्म बदलती है। तो ये भी तो है कि अपना फॉर्म बदलेगी, कभी गैस के रूप में होगी या ऊर्जा के रूप में होगी, तरल के रूप में प्रवाह इसका धीमे होगा, और सघन के रूप में बिल्कुल इसका प्रवाह रुक जाएगा। वही बात उन्होंने दोबारा कह दिया। बॉडी फ्लूइड्स आर सेमी रेयर, जो बॉडी फ्लूइड्स है वो नेचुरली कम सेमी डेंस है, या लिक्विड फॉर्म ऑफ की है, बहते हुए जल से। अब ये इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया आपको कि जल से तो आप विद्युत बना रहे हैं, तो यानी विद्युत बन रही तो उसके अंदर है तो कुछ एनर्जी, तो वो एनर्जी जो है लिक्विड फॉर्म की है, वो आपको सेमी रेयर होगी या सेमी डेंस होगी। और मैटर्स आर डेंस फॉर्म ऑफ की, मैटर जो होगा, जो बिल्कुल आपको सघन होगा, या मैटर कोई होगा सघन रूप में होगा, तो वो क्या होगा, वो डेंस फॉर्म होगा, मतलब बड़ा सघन रूप होगा। सघन रूप में जैसे कोयला मैटर है, उसके जलाने से तो आप एनर्जी पैदा हो रही, तो यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर, उसके अंदर से कोई ना कोई ऊष्मा है, उसके अंदर कोई ना कोई ऊर्जा है, वो ऊर्जा से आपको लाभ मिलता है। तो वही कोयले से विद्युत बनाते हैं, तो यार अगर अंदर नहीं है तो कैसे बना सकते हैं, वही उन्होंने कहा है। गैसेस, वेपर्स एक्सेट्रा रेयर फॉर्म्स ऑफ की, तो गैस है, वेपर है, ये रेयर फॉर्म है। रेयर फॉर्म माने बहुत विरल है। बहती हवा से विद्युत बनाते हैं हम लोग। तो रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ की इज इलेक्ट्रिसिटी, बायो एनर्जी। जो रेयरेस्ट है, अगर हम जो इनको जानते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है, बायो एनर्जी है, इसको हम लोग जानते हैं, को साइंस के रूप में जानते हैं, ये रेयरेस्ट फॉर्म है। और इससे भी रेयरेस्ट और भी हो सकती है, जो हम कंसेप्ट के हिसाब से रेयरेस्ट फॉर्म को की वो हो सकती है जो स्वर्ग की हो। अब आगे कहीं आगे लिखा मिलेगा, अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन की इन वेरियस फॉर्म, यानी की वही है, उसके फॉर्म बदले हुए हैं। उसी प्रकार जैसे संबंधों में कोई पिता है तो कोई बेटा है, तो वही जो है पड़ोसी भी है, वही पुत्र भी है, वही बहनोई भी है,
वही किसी के साले भी हैं। ये जो रिलेशनशिप है वो अलग चीज है, लेकिन है तो व्यक्ति वही। तो उसी तरह की के नाम आप कहीं रख लीजिए, लेकिन की अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन की। संसार में करोड़ों फॉर्म मिलती है, स्वर्ग की रेयर फॉर्म होती। देखिए ये उन्होंने कह दिया, करोड़ों फॉर्म में है। और जो उनका स्वर्ग के कंसेप्ट रखा गया कि जहां सबसे पवित्र स्थान होगा, जहां सबसे अच्छा होगा, तो उनका स्वर्ग की रेयर फॉर्म में होगी और पवित्र होगी। तो उन्होंने सबसे बेस्ट फॉर्म कह दिया कि की तो करोड़ों है, लेकिन सबसे स्वर्ग की रेयर फॉर्म, रेयरेस्ट जिसको कहना चाहिए। और जगत की ज्यादातर सेमी रेयर डेंस फॉर्म में होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रदूषित होती है। तो इन्होंने कहा जहां प्रदूषण होगा वो जो है वो की कंसेप्ट है। देखिए ऐसा नहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि ये है। तो ये उन्हीं के, उन्होंने कहा कि जगत और स्वर्ग की कल्पना किया, तो उन्होंने कहा जगत की सबसे पवित्र है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मंदिरों में, अगर हम अपने घर की बात करें और तुलना मंदिर की तुलना करें, तो हम कहेंगे घर की हमारे जो है घर में ऊर्जा कम अच्छी है, और हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर की ऊर्जा अधिक अच्छी है। बस वही अंतर है। ऐसे ही स्वर्ग का कंसेप्ट है कि जहां सबसे अच्छी ऊर्जा है वो स्वर्ग की ऊर्जा है, और जो जगत में आ रहा है तो कुछ प्रदूषण है। इसलिए मनुष्य का शरीर भी की से चलता है। अब उन्होंने कहा कि भाई चलिए ये तो साइंस भी कहती है कि अब बिना एनर्जी के हमारा शरीर फंक्शन नहीं कर सकता। तो शरीर में विभिन्न स्थानों में इस की के अलग अलग कार्य हैं। हाँ, वो भी की अलग अलग कार्य करेगी, क्योंकि हमारे शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं तो नेचुरली अलग अलग कार्य करेगी। अतः उनके कार्यों के अनुसार नामकरण, हम लोग नामकरण दिया, भाई नामकरण देना था, क्योंकि बिना नामकरण के हम पहचान नहीं सकते। हम कैसे कहें कि कौन से की, तो हम लोगों ने उसका नाम दे दिया। तो उन्होंने कहा कि शरीर के अंदरूनी भाग, तो देखिए यहीं से आपका शुरू हुआ की के रूप को समझना, और उसका आगे चल के जो चिकित्सा में यूज, जो आपके अंदरूनी भाग की ऊर्जा है वो पाचक ऊर्जा है। पहला पॉइंट आया कि पाचक, जो आप रूप में क्या जो पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला कहीं आ जाएगा न्यूट्रिटिव की। तो न्यूट्रिटिव की माने पाचक ऊर्जा जो न्यूट्रिशन दे रही है, उसी से देखिए फंक्शन के हिसाब से नाम दे दिया, जो उसका फंक्शन था नामकरण दे दिया। कैसे? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दी रही है इसलिए पाचक ऊर्जा कहला रही है। तो न्यूट्रिटिव की इशू कह दिया गया। शरीर के बाहरी भाग का, अब देखिए बाहरी भाग को रक्षक की नाम दे दिया, रक्षा कर रही है तो डिफेंसिव की होगी। तो ये डिफेंसिव की काम क्या, उसका काम क्या है कि शरीर के बाहरी आक्रमण से, डिफेंस का काम है। जैसे आपने कहा कि दरबान, दरबान है वो डिफेंस करेगा, वो देखे कोई आदमी अंदर आने पाएगा आपके सोसाइटी में, आपके घर में कोई आदमी आएगा तो रोकेगा, भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो वैसे ही डिफेंसिव ऊर्जा है। तो डिफेंसिव की ऊर्जा क्या कर रही है? रक्षा कर रही है शरीर की, शरीर के बाहरी आक्रमण से रक्षा कर रही है। बाहरी आक्रमण क्या है? हम लोग जान रहे हैं कि जो ऊर्जा का रूप है वही आक्रमण का रूप है। ऊर्जा के हमारे चाहे विंड हो, चाहे हमारी हॉटनेस हो, चाहे हमारे जो है वो हो जल हो, ये सारे फॉर्म जितने भी हैं वही वही आपके आक्रमणकारी हैं। कहीं ह्यूमिडिटी है, कहीं आपका फायर है, कहीं जल है, ये सब आक्रमण कर रहे हैं। तो जब न्यूट्रिटिव की में गड़बड़ी होगी तो रोग के अलग लक्षण प्रकट होंगे। यानी न्यूट्रिटिव की माने अंदर चली गई है, और न्यूट्रिटिव के का स्पेसिफिक उपचार, तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रिटिव के उपचार करेंगे। और डिफेंसिव की में गड़बड़ी है तो अलग प्रकार के रोग होंगे। नेचुरली बाहर जब आया तो उसका दूसरा रूप हुआ, लेकिन घर में अंदर प्रवेश कर दिया तो वो दूसरा रूप में हो गया। तो वही रूप बता रहे हैं कि जब डिफेंसिव ऊर्जा के रूप में हो तो उसके लक्षण जो आएंगे दूसरे होंगे, और जो अंदर पहुंच जाएगा तो उसके लक्षण दूसरे होंगे। बस ये समझना। दो मेन अभी दो बताया कैसे, डिफेंसिव माने बाहर, न्यूट्रिटिव माने अंदर। तो ये आपका पहला नामकरण हो गया कि दो नामकरण आपको हमेशा जानने कि डिफेंसिव ऊर्जा कौन कर रहा है। अब बाद में बताएंगे कौन इसका कंट्रोलर है, लेकिन पहला डिफेंसिव कंट्रोलर कौन है पहले आप समझ लीजिए। डिफेंसिव कंट्रोलर मेन है लंग्स। ठीक है, आगे चलिए हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग न्यूट्रिटिव की समझ गए, स्प्लीन की होगी।
न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? पहला तो स्प्लीन दे रहा है ना, वही तो भोजन से बना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के बाहर भीतर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं कहीं भी की डिसहार्मनी होने पर लक्षण देखकर पता लगाया जाता है कि कहाँ की में हार्मोनी हुई है और कहाँ डिसहार्मनी हुई है। मतलब यानी शरीर में जब हम लोगों ने देखा तो लक्षण को दिया, जो लक्षण दिया उसने, उससे हमको ये जानना है, जानने का प्रयास करना है कि कहाँ पर असंतुलन है, कौन सी ऊर्जा गड़बड़ी हुई है। क्या ये न्यूट्रिटिव ऊर्जा है जिसकी गड़बड़ी हुई है, या ये डिफेंसिव ऊर्जा है जिसकी गड़बड़ी हुई है? तो अगर जिसको हमको जान जाएंगे जब, तो हम इसका इलाज करने में सक्षम हो जाएंगे। शरीर में गांठें, अर्बुद, रुकावट आदि होने पर, गांठें क्या है? गांठें रुकावट है। हमने कहा डेंस फॉर्म, तो डेंस फॉर्म है, गांठें हो गई, अर्बुद हो गया, उसी को कहा ना थोड़ा थोड़े छोटे, तो वो रुकावट कहीं होने पर समझना चाहिए कि का संचार कम होने के कारण की का सघनीकरण होने लगा है। मूवमेंट रुका, जहां बह रही है तब तक ठीक है, रुकी तो वो जैसे रुकने लगी तो गांठों के रूप में हो गई, तो इसका मतलब वो सघन हो गई, सघन हो गई। अभी विरल थी, अब सघन हो रही है। की का संचार बढ़ा, अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसका संचार बढ़ा दीजिए तो गांठें ठीक हो जाएंगी, और जहां रुकी हुई है वो फिर से शरीर प्रभावित होने लगेगी। तो ये जो अर्थ दिया हुआ है कि हमको समझना है कि गांठें क्या है, कि ऊर्जा वहां रुकी पड़ी है, उस ऊर्जा को चलायमान कर देना है, उसका संचार बढ़ा देना है, तो गांठें ठीक हो जाएंगी। इस तरह एक एक पॉइंट पर कि हम अगर गांठें हैं तो मतलब हम रुकावट, हमारी रुकावट है, तो वहां पर जो रुकावट है उसको हमको ऊर्जा का संचार बढ़ाना, ऊर्जा वहां रुकी पड़ी है उसको हटाना। शरीर के की के दो पहलू हैं। अब ये देखिए अलग अलग कंसेप्ट में रखेगा। की के दो पहलू हैं। पहले पहलू में शोधित जीवन सत्व। अब देखिए यहाँ दूसरा विचार अभी आ रहा, वो अभी उन्होंने बाहर बताया कि बाहरी ऊर्जा डिफेंसिव की और अंदर न्यूट्रिटिव की। अब इन्होंने की के पहलू बनाना शुरू किया। देखिए हम लोगों ने कहा था ना जीवन सत्व की बात है, तो उनका जीवन सत्व, शोधित जीवन सत्व, पहली प्रथम एक तरफ शोधित जीवन सत्व जिसका उत्पादन शरीर के अंदरूनी ऑर्गन करते हैं। कैसे, कौन सा सत्व? मेन जीवन सत्व, शोधित जीवन सत्व तो मेन होता है किडनी में, लेकिन उसको कंट्रीब्यूट अन्य भी करते हैं। हम लोगों ने भी पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था कि जब कोई भी बाहर, चाहे ब्रह्मांड की ऊर्जा होगी, चाहे कहीं आएगी, ऑर्गन में आएगी, जो आप भोजन लेंगे वो ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन उससे कुछ बनाएगा, तो जो बनाएगा ऊर्जा के रूप में बनाएगा, उससे जीवन सत्व जो हमारे पास जो किडनी में संग्रहित है वो परिशोधित होता रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस होते रहेंगे। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, खराब काम करेंगे तो खराब हो जाएगा। ये जीवन सत्व शरीर मस्तिष्क का पोषण करता है। अब देखिए जीवन सत्व है तो शरीर, ये बहुत सरल बात है, शरीर और मस्तिष्क एक ही भाग है, ऐसा तो नहीं, अलग अलग तो है नहीं, तो इनका पोषण करेगा, पूरे शरीर का पोषण करेगा। ये जीवन सत्व भी शरीर के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में मिलता है और शरीर में अलग अलग कार्य संपादित करता है। अब इनके भी अलग अलग नाम बता दिए, इनके भी नॉमेनक्लेचर कर दिया है, तो उन नॉमेनक्लेचर को भी आपको बस समझना है। उस समझने से क्या होगा कि आप ये समझ जाएंगे कि यह कहां पर होगा। जैसे गैदरिंग की कहां होगी, छाती के आसपास होगी, तो गैदरिंग की, उसको नॉमेनक्लेचर दे दिया। अभी हम लोग न्यूट्रिटिव पढ़ा था, डिफेंसिव पढ़ा था, अब हम लोग और अंदर आ गए, हम लोग गैदरिंग की छाती में होगा, जो हार्ट और लंग्स का पोषण करेगा। यानी हम जब लंग्स की, हार्ट की बात करेंगे, तो अगर अपनी भाषा में बात करें तो हम कहेंगे गैदरिंग की प्रभाव है। ये ओरिजिनल की के रूप में शरीर के लोअर वार्मर में नाभि से नीचे के भागों किडनी का पोषण करेगा। अब अगर नीचे की बात करेंगे तो ओरिजिनल की के रूप में करेंगे, वो कहाँ होगा? किडनी के आसपास होगा, किडनी में होगा, लोअर वार्मर में होगा। तो लोअर वार्मर में हम लोग समझ रहे हैं ना, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ये सब भाग हैं, तो उनमें उनके भागों में किडनी का पोषण करेगा, उनके भागों को और किडनी का। तो ओरिजिनल की के रूप में, ओरिजिनल की कहाँ है? जब समझ जाइए कि ओरिजिनल की माने, जब भी कई बात आए, ओरिजिनल की का मतलब किडनी के आसपास का एरिया, गैदरिंग का मतलब लंग्स के आसपास का एरिया, डिफेंसिव माने बाहरी का, न्यूट्रिटिव माने शरीर के अंदर, पाचक। द्वितीय पहलू में अब यह कंसेप्ट और है कि फंक्शनल की के रूप में होती है।
अब ऑर्गन्स जो है, जो इनमें कहा कि देखिए एक मेरिडियन है, मेरिडियन वाला छोड़ दीजिए, मेरिडियन मार्ग अलग हो गया। ये की जो बात आई ऊर्जा की, जो किसी का किसी ऑर्गन की फंक्शनल की बात में, या उन्होंने की के पहलू की बात किया, तो वहां पर समझना है हमको मेरिडियन से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मेरिडियन अलग है, अभी ये फंक्शनल की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं की फंक्शनल की रूप में होती है, जो शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स के फंक्शन को ठीक करती है। तो मेरिडियन अलग चीज हो गई, मेरिडियन का मार्ग अलग हो गया। अब ये फंक्शनल की का मार्ग अलग हो गया। फंक्शनल की माने ऑर्गन का फंक्शन करने के लिए जो फंक्शन है वो फंक्शनल की। तो नाम केवल दिया फंक्शनल की, माने फंक्शन के आधार पर दे दिया। जैसे हम वहां कह रहे थे कि न्यूट्रिटिव माने जो न्यूट्रिशन फंक्शन है वो, जैसे हम लोग का डिफेंसिव माने जो डिफेंस का काम है वो डिफेंसिव होता है। यहां इन्होंने कहा कि हर ऑर्गन की एक अपने फंक्शनल की होती है। जैसे कोई एक इस तरह एक जो है बड़ी आपके घर में एक बड़ी अलमारी हो, जिनमें सब अपना सामान रखते हो, लेकिन आप अपने घर में रह रहे हो, तो आप एक छोटा सा अपना कोई बना ले लॉकर, तो वो लॉकर आपका लॉकर हो गया। ऐसे ही ये है कि द्वितीय पहलू में की फंक्शनल है, जो अंदरूनी ऑर्गन्स की फंक्शन को ठीक करती है। तो ये एक ऊर्जा का रूप उन्होंने और दिया। दार्शनिक विचार है, केवल समझना है, बहुत अधिक गहराई पर नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे तो पूरा जब तक सोच नहीं पाएंगे तब तक नहीं पढ़ पाएंगे। समझिए केवल फंक्शनल की माने एक ऐसी ऑर्गन की फंक्शनल की बात कर रहे हैं जो उसके फंक्शन को प्रकट कर रही है, और उसका फंक्शन की का अपना रूप हो सकता है, उसके अपने मार्ग हो सकते हैं। ये की जीवन सब जितनी शोधित तो नहीं होती, पर संबंधित ऑर्गन की कार्यप्रणाली को संचालित करती है, बस। यानी यह न तो शोधित जीवन सत्व वाली है, न ये गैदरिंग की वाली है। ये गैदरिंग की माने अलग है, ये ओरिजिनल की वहां पोषण करने का काम कर रही है। गैदरिंग की हार्ट लंग्स को, ओरिजिनल की आपको नीचे के भागों को पोषण कर रहा है। लेकिन फंक्शनल की ऑर्गन की अपनी फंक्शनल की है, उसका नाम ऑर्गन को संचालित कर रही है, ऑर्गन के फंक्शन को ठीक कर रही है, बस इतना समझ लीजिए। तो हर की अपनी अपनी अलग अलग फंक्शनल की होगी, बस ये समझाना उद्देश्य इस सेंटेंस का। ये सेंटेंस कठिन है, सरल नहीं है, कठिन है, ठीक है, लेकिन सरल लग रहा है। यानी मेरिडियन से अलग, ये सब मेरिडियन से अलग है। वहां गैदरिंग की है, वहां ओरिजिनल की है जो नीचे है, और एक अब आया कंसेप्ट ऑर्गन्स के फंक्शनल की का। जैसे आप कभी शहर के मोहल्ले बना दें, शहर जिला बना दें, ग्राम बना दें, नगर बना दें, सड़कों को नाम रख दें, आप करते हैं ना, तो आदमी कहे कि अरे आपने कहा वो तो राजेंद्र नगर इलाका था, और उसके बगल में आपने गांधीनगर, तो राजेंद्र नगर में भी गांधीनगर हो सकता है। तो वही कहा फंक्शनल की माने ऑर्गन की फंक्शनल की, बस इतना समझ लीजिए। अगर ये समझ गए तो आगे चल के इसके जो रिएक्शंस होंगे, जो इन पे समझना होगा, वो समझ में आसानी हो जाएगी। हार्ट की, लीवर की, किडनी की, लंग्स की, सबकी की है, सबकी अलग से फंक्शनल की है, जो उसके फंक्शन को ठीक करेगी, बस इतना समझना है। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ की देखिए, फिर वही नाम अनेक, सब जो फंक्शन है, जो स्थान है, उनके आधार पर की ओरिजिनलीज कहां होगी। नेचुरली ओरिजिनल की होगी तो किडनी के आसपास होनी चाहिए। फूड की कहां होगी, फूड की जब बना रहा होगा तो फूड की बना रहा होगा, उसके पास होनी चाहिए। गैदरिंग की, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गैदरिंग का नाम, उनका नाम एयर की भी है, उसका जॉम की, ये तो वहां के चाइनीज नाम है। ये एयर की और गैदरिंग की, ये हम लोगों ने बताया कि भी हार्ट का पोषण करती है, लंग्स का पोषण करती है। फिर एक आया ट्रू की, ये भी एक कंसेप्ट पढ़ेंगे समझ में, ट्रू की है। फिर न्यूट्रिटिव की और डिफेंसिव की, हम लोग ट्रू की अभी नहीं पढ़ा है, इसमें आगे कहीं आएगा। फूड की पढ़ चुके हम लोग, पहले कभी पढ़े, उनको भी नहीं पढ़ा है कि ओरिजिनलीज। अब देखिए इनके सबके 7 प्रकार हैं, इन सबके डिफिनेशन बताना शुरू करते हैं। ये वेरियस फॉर्म ऑफ की हो गई। और फंक्शन की, अब उन्होंने कहा, हम लोगों ने पढ़ा था एक फंक्शन की है, यानी किसी ऑर्गन को
कैसे काम करना है उसको फंक्शन की है, फंक्शंस ऑफ की नहीं, ये फंक्शन की नहीं, ये फंक्शंस ऑफ की है। की इसी जो की है, सबके की जो भी नाम से रखें उनके मूलभूत कार्य क्या होंगे ये उन्होंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन में आता है। ट्रांसफार्मिंग, ट्रांसफार्मिंग हम लोगों ने भी पढ़ा था कि हम लोगों जो 5 शू पॉइंट में, तो शू माने था, शू माने वही था, शू माने भी तो ट्रांसफर था, ट्रांसफर ट्रांसपोर्टेशन भी था, ट्रांसफार्मिंग भी था, सब था। तो यानी इनका जो मूलभूत कार्य है वही बता रहे हैं। ट्रांसफार्मिंग, ट्रांसफॉर्म करना, रूप का परिवर्तन करना। ट्रांसपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी ले जाना। होल्डिंग, रोकना, अपनी जगह रोकना। रेजिंग, उठा देना। अगर कहीं जैसे आपने देखा होगा गांव घरों में कि ऊपर छानी पड़ी रहती थी, छानी समझ रहे हैं ना ऊपर, और उसको छत में वो घास फूस की बनी रहती थी, उसमें नीचे गिरने लगती थी, उसको उठा देते थे, तो वो रेजिंग। प्रोटेक्टिंग, रक्षा करना। वार्मिंग, गर्म कर देना। कूलिंग माने ठंडा कर देना। तो ये सब उसके फंक्शंस ऑफ की हैं। ये इतने फंक्शंस आपको अपने आप याद होने चाहिए कि देखिए ट्रांसफार्म, ट्रांसपोर्ट, होल्डिंग, रेजिंग, प्रोटेक्टिंग, वार्मिंग, कूलिंग, सब जो भी काम आप सोच सकते हैं वो सारे काम की के हैं। अब हर अलग अलग आ गया। अब यहीं से आपका सेकेंड सेमेस्टर का जो काम शुरू होता है, तो वो यही वो है। आगे चल के इन्हीं सबके फॉर्म में आपको पूछना समझना पड़ेगा और यही याद रखना पड़ेगा। अगर इसको समझ लीजिए तो याद करना सरल हो जाएगा। फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड की बाय द स्क्रीन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम ये हुआ, ठीक है। हम लोग जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग जो है, रूपांतरण, इस सिद्धांत के हिसाब से, चाइनीज दर्शन के हिसाब से फूड को फूड की में ट्रांसफॉर्म करने का काम स्क्रीन करती है। पहला स्क्रीन का फंक्शन। दूसरा, फ्लूइड्स, जो भी तरल है उसको ट्रांसफॉर्म्ड, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किडनी करती है, फ्लूइड का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी फूड की का तो ट्रांसफॉर्मेशन फूड की में स्क्रीन करेगी, लेकिन फ्लूइड्स जितने भी होंगे तरल, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन किडनी। यूरिन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द यूरिनरी ब्लडर। अब यूरिन बन तो गई, लेकिन यूरिन का ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग जो है, फ्लूइड्स का तो ट्रांसफॉर्मेशन किडनी ने किया, लेकिन यूरिन की जब बात आएगी तो उसको किडनी नहीं बता रहे हैं, उसको कह रहे हैं यूरिनरी ब्लडर करता है। बस हम लोग को भूल जाना है बीएचबी, उसमें भूल जाइए, इसमें केवल दर्शन की बात करिए। फ्लूइड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय किडनी, यानी फ्लूइड्स का रूपांतरण जब कहेंगे तब तो किडनी, लेकिन जब यूरिन की बात करेंगे तो यूरिनरी ब्लडर वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, किडनी नहीं कर रही। यहाँ अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि किडनी कर रही है, यहाँ नहीं, यहाँ यूरिन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय यूरिनरी ब्लडर। फूड की इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लड बाय द हार्ट। अब देखिए, फूड से फूड की बनाया स्प्लीन ने, लेकिन स्प्लीन ने जब फूड की बन गई तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लड में काम है हार्ट का। हम लोगों ने क्या वहां पढ़ा था? वहां हार्ट को हम नहीं पता, बीएचबी में हम हार्ट कहते हैं कि हार्ट हमारा कोई काम नहीं करता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड करता है, वो हार्ट करता है ब्लड में। अब आप समझिए, तो समझ गए ना, चारों चीज बिल्कुल समझना है, याद नहीं करना। याद करने के समझ गया, अब तो समझना है कि स्प्लीन का काम क्या है, यूरिन का काम क्या है, यूरिन के ट्रांसफॉर्मेशन काम कौन करता है, किडनी न करके यूरिनरी ब्लडर करता है। किडनी फ्लूइड्स का नियंत्रण करके उसको ट्रांसफॉर्मेशन करती है। और अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड हार्ट पहली बार बनाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है फूड्स की से। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात आ गई कि भाई ले जाने का काम है, कौन कहाँ ले जाएगा, तो ले जाने की बात भी बता दिया कि अगर फूड की को ले जाना होगा तो स्प्लीन ले जाएगी। फूड से फूड की बना लिया। अब ये हुआ कि भैया भिजवाना है, इसको कहाँ भिजवाएं, तो उसके लिए स्प्लीन को कहा गया भाई भेज दो, जहां भेजना वही भेजो तुम ही। तो वो उसने क्या किया, हार्ट, अब आगे देखें कहाँ ले गई, वो हार्ट में ले गई, तभी तो उसने फूड की को ट्रांसफॉर्म कर ब्लड किया हार्ट ने, तो हार्ट के पास ले गई। फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्किन बाय द लंग्स। देखिए,
फ्लूइड्स का ट्रांसफॉर्मेशन तो किडनी करेगी, लेकिन फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कोई होगा कि भैया सब पूरे जगह में पूरे शरीर में छितरा दो, तो ये लंग्स करेगा। तो लंग्स की भूमिका और किडनी की भूमिका कहाँ हुई? फ्लूइड्स के ले जाने में और ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी ट्रांसपोर्टेशन में तो लंग्स जिम्मेदार है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? किडनी। बस ऐसे समझिए कि इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स बाय द किडनीज। अब ये लीजिए, समझिए इसको, पहले नीचे समझ लीजिए कि इज सबसे पांचवा वाला, कि इज ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड्स बाय द लंग्स। ऊपर से नीचे ले जाने का काम की के ऊर्जा को ले जाने का काम लंग्स का है, और की इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड्स बाय द किडनीज, और ऊपर ले जाने का काम किडनी का है। की को नीचे ले जाने का काम ट्रांसपोर्टेशन काम लंग्स का है, और किडनी काम नीचे से ऊपर ऊर्जा को ले जाने का है। फिर चौथा, की इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय द लीवर। सभी दिशाओं में फैलाने का काम किसका है? किसका है? लीवर का। की को अगर सभी दिशाओं में फैलाना हो तो उसके लिए लंग्स की बात नहीं लेंगे, न आपको किडनी की बात करेंगे, उसमें कहेंगे लीवर जिम्मेदार है। सब दिशाओं में यही फैला रहा है, और सब दिशाओं में फैलाने का उसका काम भी यही है। ट्रांसपोर्टेशन का काम उसी का है, लीवर का ही काम है। तो अपने काम को जब अगर सामान्य रूप से कर रहा है तो ठीक कर रहा है, क्योंकि उसका काम ही यही ट्रांसपोर्ट करना, हर डायरेक्शन में ले जाना है। जबकि ये तो केवल ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, वो की को नीचे ले जा रहा है लंग्स, और की को ऊपर ले जा रही है किडनी। लेकिन ऊर्जा को सब रूप में फैलाने का, सब जगह डायरेक्शन ले जाने का काम लीवर का है। बस ऐसे हमको समझना, एक एक चीज समझिए, समझना, इसके बाद फिर पढ़ना नहीं है, समझना। यहाँ समझ जाइए कि हाँ क्या मतलब, वहां पर समझिए कि आप बैठे हुए हैं शरीर में, अंदर अपने शरीर के अंदर बैठे हुए देख रहे हैं कि कौन आदमी कौन कहाँ ले जा रहा है ना, अंतर्पण से। होल्डिंग माने अपनी जगह पर रखना। ब्लड इज हेल्ड बाय इन द ब्लड विसेस बाय द स्प्लीन। देखिए कह रहे हैं कि स्प्लीन का काम अब होल्डिंग में भी शुरू हो गया। ब्लड जो है अपने जगह ब्लड वेसल्स में रह रहा है, बाहर न निकले, इसका ये काम करता है स्प्लीन। यानी अपनी जगह स्प्लीन का काम है कि ब्लड वेसल्स में रोके रखे। फ्लूइड्स आर हेल्ड बाय द स्प्लीन। तो ब्लड ही नहीं, फ्लूइड्स को भी वही स्प्लीन ही। तो फ्लूइड के ट्रांसफॉर्मेशन की बात भले किडनी कर रहा हो, लेकिन फ्लूइड्स आर हेल्ड बाय द स्प्लीन। यानी फ्लूइड का काम, कभी कोई बात आएगी तो दो ऑर्गन जिम्मेदार हो जाएंगे, एक स्प्लीन और एक किडनी। क्यों? फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्किन बाय द लंग्स। लंग्स फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हम लोगों ने कहा था कि ऊपर पढ़ा था शायद ये, कि फ्लूइड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द किडनीज। किडनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, तो और फ्लूइड्स को हेल्ड बाय द स्प्लीन। सुरक्षा का जिम्मेदारी उसकी है, रोकने की जिम्मेदारी उसकी है, वो स्टोरेज उसके पास है। वो कहता भैया हम जिम्मेदार हैं कि हम उसको होल्ड करेंगे, हमारा काम है होल्ड करना, बाहर न जाने पाए, इसका ये काम हमारा है। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने काम तो किडनी है, तुम्हारा काम मेरा काम नहीं है। तो ऐसे समझना है। यूरिन इज हेल्ड बाय किडनी एंड यूरिन ब्लडर। अब यूरिन के ट्रांसफॉर्मेशन काम किसने किया? यूबी ने। वहां तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, फ्लूइड्स को किडनी लाए, उसको जहां बनाने की बात आई तो उसने ट्रांसफॉर्मेशन काम कर दिया यूबी ने। लेकिन अब यूरिन आ गया, बन गया, तो अब होल्डिंग जो उसके रोकने का काम है, हेल्ड बाय माने उसके रोकने का काम किडनी यूरिन ब्लडर दोनों का हो गया। यानी अगर यूरिन, देखिए यहाँ के, अगर यूरिन न बन रहा हो तो यूरिनरी ब्लडर काम है इसके हिसाब से। और अगर यूरिन जो है किडनी रुक ना रहा हो तो किडनी यूबी का दोनों का काम है, दोनों की भूमिका है। स्वेट इज हेल्ड बाय द लंग्स। पसीना अगर अपनी जगह नहीं रुक रहा है, अधिक बह रहा है, तो पसीने का नियंत्रक कौन हुआ? लंग्स हो गया। स्वेट इज हेल्ड बाय द लंग्स, उसका ही कंट्रोल है।
कि वो कितना निकालेगा कितना नहीं निकालेगा। रेजिंग माने उठा देना। ऑर्गन्स आर रेज्ड बाय द स्प्लीन। अब ऑर्गन्स आर रेज्ड मतलब स्प्लीन का काम क्या है कि अपने जो ऑर्गन है वो ऑर्गन अपनी सुरक्षित जगह पर रहे, तो वो स्प्लीन का काम है। अगर स्प्लीन कहीं कमजोर पड़ गई तो ऑर्गन अपनी जगह से नीचे चला जाएगा, क्योंकि रेज ही नहीं हो पाएगा, वो उठ नहीं पाएगा। उठाने का काम केवल स्प्लीन का है। और किडनी की राइजेज अपवर्ड्स, इसमें कहा किडनी की जो है ऊपर की ओर जाती है, किडनी की ऊपर की ओर जाती है। प्रोटेक्टिंग, अब आगे प्रोटेक्टिंग आ गए। बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक ऑफ डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स बाय द लंग्स। यानी प्रोटेक्शन का जो प्रोटेक्शन वाला एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे, उसका काम लंग्स का है। वो कर रही है कि भाई हम लंग्स सुरक्षित रखेंगे। वार्मिंग, अब देखिए वार्मिंग का काम। यांग की, हम लोगों ने यांग की पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था यांग, तो यांग की हो गई, एक यांग वाली हो गई और एक इन की हो गई। तो जो इन यांग की है उसका हम लोगों ने पढ़ा था कि यांग माने गर्मी, इन माने ठंडक। तो यांग की वार्म्स द बॉडी, हमारा शरीर गर्म है तो यांग की वजह से, जहां जहां जिसकी वजह से हो, लेकिन यांग की मतलब किस ऑर्गन में है नहीं है, यांग की कोई भी होगी तो यांग की ही वो आप गर्म करेगी। वार्मिंग द बॉडी इज प्राइमरली डन बाय द किडनी यांग। अब यहां और बता दिया कि किडनी यांग जो है ये आपके शरीर को गर्म रखती है। और वार्मिंग द बॉडी सेकेंडरली डन बाय द स्प्लीन यांग। अब देखिए, अगर शरीर गर्म नहीं है, ठंडा हो रहा है, तो दो फैक्टर जिम्मेदार हो गए ना, एक किडनी यांग और दूसरा स्प्लीन यांग। हम लोग को एक थ्योरी मिल गई ना कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर गर्म नहीं रहता और वो अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, तो हमको दो ऑर्गन पे काम करना है। नंबर एक किडनी यांग, नंबर टू स्प्लीन यांग। देखिए यहीं से थ्योरी समझिए। और मतलब नोट, ये सब यही नोट्स है कि अगर शरीर गर्म है तो ठीक है, अगर शरीर गर्म नहीं ठंडा रहता है तो किडनी यांग और स्प्लीन यांग जिम्मेदार हैं। इनकी कूल्स द बॉडी, तो ठीक है हमने पढ़ा था कि हम ठंडक है। कूलिंग द बॉडी इज प्राइमरली डन बाय किडनी इन। देखिए किडनी का रोल कितना बड़ा हो गया, वो गर्म भी वही रखती है, ठंडक भी वही रखती है। और कूलिंग द बॉडी सेकेंडरी डन बाय हार्ट इन। देखिए हम लोग कभी क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर हार्ट इनका रोल कहाँ है, हार्ट इनका रोल है कूलिंग द बॉडी। हार्ट इनका काम यह है कि बॉडी को कूल करने का। अभी इसमें कोई वार्मिंग द बॉडी में कहीं उसका हार्ट का नाम नहीं आया, जबकि वास्तव में बैलेंस करता, वो भी बैलेंस करता है, लेकिन यहाँ वार्मिंग के लिए जिम्मेदार किडनी यांग है या स्प्लीन यांग, और ठंडक के लिए किडनी इन है और दूसरे रूप में हार्ट इन है। तो अगर पहला आपने कूलिंग द बॉडी, बॉडी जो है ठंडक मतलब गर्म नहीं, वो गर्म नहीं हो पा रही है, गर्म नहीं हो पा रही है, कूलिंग द बॉडी, अगर ठंडक, वो गर्म रहता है शरीर और ठंडक नहीं हो पा रही है तो किडनी इन को ट्रीट करना पड़ेगा, किडनी इन की दिक्कत है कहीं। और अगर किडनी इन से काम न बने, भाई शरीर किसी बहुत ही गर्म हो, तो आप उसको करिए कि इसको कूलिंग नहीं हो पा रही है, तो कूलिंग के लिए किडनी इन जिम्मेदार है और कूलिंग द बॉडी उसके भी सेकंड हार्ट इन जिम्मेदार है। तो वहां किडनी यांग स्प्लीन यांग, यहाँ किडनी इन और हार्ट इन, ये रोल होगा कूलिंग और उसके लिए। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन आपकी है। शरीर में 12 अंदरूनी ऑर्गन है, शरीर में की कई प्रकार की है, प्रत्येक अंदरूनी ऑर्गन शरीर में खास कार्य करता है। ऑर्गन के द्वारा शरीर में किया गया खास कार्य खास प्रकार की से संबंध रखता है। हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। विभिन्न प्रकार की सही दिशा में प्रवाहित होने से शरीर के अंदरूनी ऑर्गन ठीक रहते हैं। जो की सही दिशा प्रवाहित हुई तो अंदरूनी ऑर्गन आपके ठीक से काम करते हैं, ठीक है।
अब यही पर हमको दक्षता करनी है। अब ये सबका अलग अलग बता दिया। अब जो लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में वो समझ लें कि अब दोबारा सेकेंड सेमेस्टर में ये दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो इसको बस इसको आत्मसात करते रहें। आत्मसात माने अब इसको समझते रहें, और याद करने का समय चला गया, याद नहीं करना, धीरे धीरे हमको समझ लेना है कि कैसे दिमाग लगाना है। फेफड़े श्वास का नियंत्रण करते हैं। किसका? श्वास का नियंत्रण करते हैं। अब आगे पढ़िए। शुद्ध की, हम लोग बाहर से जो हवा ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। शुद्ध की श्वास के साथ शरीर में आती है और अशुद्ध की श्वास के साथ शरीर के बाहर निकलती है। अपनी भाषा में कह दिया कि ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अपनी भाषा में उन्होंने कहा। फेफड़े श्वास को, अब देखिए यहाँ समझिएगा, तीसरा, फेफड़े श्वास को बाहर निकालने के कार्य के नियंत्रक होते हैं और गुर्दे श्वास के अंदर लेने के कार्य के नियंत्रक। अब नियंत्रण बदल अलग कर दिया। अंदर लेना है तो गुर्दा जिम्मेदार, किडनी जिम्मेदार, और बाहर निकालना है तो फेफड़े जिम्मेदार। ये अंतर हो गया ना। आगे और पाएंगे। ऊपर बोला के लिए श्वास को बाहर निकालने कार्य का नियंत्रण नंबर वन पर क्या है? फेफड़ा, मतलब लंग्स, और नंबर 2 पे हार्ट। यहाँ नोट कर लीजिए, कहीं आप लोग आगे लिखा मिलेगा। फेफड़े श्वास को बाहर निकालने कार्य के नियंत्रक, तो नंबर 1 नियंत्रक है फेफड़ा मतलब लंग्स, नंबर 2 है हार्ट, और श्वास के अंदर लेने के लिए पहला नियंत्रक है किडनी, नंबर 2 लीवर। शरीर में की को ऊपर से नीचे भेजने के कार्य का नियंत्रण फेफड़े करते हैं। अब की उसके पास, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, उसने की, आगे पढ़ेंगे कि की बना लिया उसने, और की का नियंत्रक यही है। तो ऊपर से नीचे भेजने कार्य जो नियंत्रण ये फेफड़ा करेगा। बना लिया, बनाने के बाद उसने कहा कि भाई हमारे पास है, हम स्टोर है, लेकिन हम भेजेंगे अपने हिसाब से। तो वो जो भेजने का नियंत्रण कर रहा है वो फेफड़ा कर रहा है, लंग्स कर रहा है। जैसे बर्तन का ढक्कन उसके ऊपर होता है, वैसे ही फेफड़े शरीर में सबसे ऊपर होने के कारण शरीर के ढक्कन के रूप में होते हैं। फेफड़े की को ऊपर से नीचे प्रवाहित करते हैं, ढक्कन की तरह है, नीचे ही जाने देगा। फेफड़े की को ऊपर से नीचे प्रवाहित करते हैं, सब जगह फैलाते हैं। फेफड़े की को ऊपर से नीचे गुर्दे और मूत्राशय भेजते हैं। ऊपर से कहाँ भेजेगा? वो कहता है कि आप उस एनर्जी को, उस की को ऊपर से नीचे भेजेगा यूरिनरी ब्लैडर तक और किडनी तक। अब किडनी क्या काम करती है? मतलब याद भी करना है, समझना, दोनों चीजें। पहले तो समझना है, समझ लेंगे तो आप याद सरल हो जाएगा। लंग्स की नीचे किडनी तक जाती है, जिसे किडनी प्राप्त करती है। अब लंग्स की क्या की नीचे किडनी तक गई और किडनी की ने प्राप्त कर लिया। किडनी की नीचे से ऊपर लंग्स तक जाती है। किडनी की क्या की है? नीचे से ऊपर लंग्स तक चली गई, नीचे से ऊपर गई। लंग्स एवं हार्ट, ये आ गया ना वो पॉइंट, श्वास को बाहर निकालने कार्य का नियंत्रण करते हैं। तो पहले नंबर पर लंग्स, नंबर 2 पर हार्ट, श्वास को बाहर निकालने कार्य का नियंत्रण करेंगे। किडनी और लीवर श्वास को अंदर लेने कार्य का नियंत्रण करते हैं। किडनी और लीवर दो जिम्मेदार हो गए अंदर लेने का। तो पहले नंबर पर किडनी है, नंबर 2 पर लीवर। किडनी शरीर के द्रव का रूपांतरण कार्य करती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव का रूपांतरण काम कौन? किडनी करती है। तो अशुद्ध द्रव को किडनी नीचे भेजती है और शुद्ध की ऊपर प्रवाहित कर देती है। ठीक है, ये वाला समझ में कि नहीं? ये जो है शुद्ध की ऊपर प्रवाहित कर देती है, तो यानी शुद्ध की भी तो है जो ऊपर प्रवाहित करेगी। ध्यान रखिएगा, आगे कहीं यूज आएगा इसका। लंग्स एवं किडनी एक दूसरे का संतुलन करते हैं। कैसे? ये कार्य फेफड़े की को नीचे की ओर भेजते हैं और किडनी इस की को नीचे से ऊपर भेज कर करते हैं। ऊपर से नीचे भेजा, किडनी ने इसमें कुछ पाया, कुछ ऐड किया, कुछ कम किया, उसके बाद नीचे से ऊपर भेज दिया। अगर शरीर में ऊर्जा ऊपर से नीचे प्रवाहित ना हो पा रही है, भाई अगर लग रहा है कि ऊर्जा ऊपर रुकी है, तो हमारे पास लंग्स एक ऐसा है जिसको कहना है कि नीचे भेजाओ, तो लंग्स
ऊपर से नीचे प्रवाहित न हो पा रही तो उपचार लंग्स की के करेंगे, अगर की नीचे से ऊपर प्रवाहित न हो रही तो किडनी की के करेंगे। यानी अगर नीचे के एरिया में ही है, ऊपर एरिया में जा ही नहीं रही है तो किडनी की के करेंगे। दोनों का ये उनका अर्थ है। हम लोग कैसे करेंगे ये आपको सिम्टम आगे से बताएंगे, कहीं ना कहीं जरूर दिखाई पड़ेगा आपको। उपचारक को जानना चाहिए कि शरीर में की का संचालन लंग्स करते हैं। लिखिए, बार बार दोबारा कह दिया, इंपॉर्टेंट। अगर रोगी शरीर में की कमजोरी महसूस करे तो लंग्स की डिफिशियंसी का उपचार किया जाता है। अगर वो कहे कि हमारा कमजोर है, ये नहीं कि आज कमजोर है, लेकिन कमजोरी बढ़ रही है। देखिए, एक दिन आप भोजन न करें तो दूसरे दिन की कमजोर होगी, तो वो स्प्लीन की वजह से हो सकती है कि स्प्लीन ने भोजन किया नहीं तो स्प्लीन की डिफिशियंसी हो गई। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, अगर आपको लग रहा कि कमजोरी लगातार महसूस कर रहा है आज, तो पहला ध्यान आपको जाना चाहिए लंग्स की डिफिशियंसी, कि भाई वही तो कंट्रोलर तो वही है, बनाता वही है, ठीक से नीचे भेजता वही है। तो अगर वो महसूस कर रहा है तो पहले लंग्स की डिफिशियंसी। किडनी शरीर में की जड़ होती है। और देखिए, जड़ कमजोर होने से पौधा कमजोर होता है, तो किडनी की कमजोर होने पर व्यक्ति कमजोर होता है। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति जन्म से ही है, जैसे पैदा हुआ वैसे ही वो जो है पौधा कमजोर है, इसका मतलब कि आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये तो किडनी है, शुरू में इसको कम की मिली है, तो किडनी की का उपचार वहां करेंगे। यानी पहला किडनी की अगर जन्म से आपका है तो आपको यह समझना है कि किडनी शरीर की जड़ है। जड़ तो जब पौधा डेवलप हुआ तभी की बात है। ये जो लंग्स की डिफिशियंसी है, ये आपको तब समझ में आएगी कि आपको लगा सर ऐसी स्थिति में किडनी एसेंस का भी पॉइंट लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किडनी एसेंस का भी लगाया जा सकता है पॉइंट। नहीं, अभी इसेंस, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बचपन जब जन्म से है उसमें बहुत चीजें कमी है, हड्डी भी ठीक से नहीं है, मतलब पूरी सारी चीजें, पूरे शरीर की सारी चीजें कमजोर हैं, तो आपको इसेंस में करना चाहिए। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि देखिए आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, पैदा ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीजें इसकी गड़बड़ है, कुछ चीजें तो किडनी की मतलब ऊर्जा, वहां पर इसेंस तब होगा जबकि सारी चीजें आपको लगे। मैं उसमें तो आप पढ़िएगा कि उसमें हड्डी भी आपकी वो हो, दांत भी आपके ठीक ना हो, शरीर भी बहुत दुबला पतला कमजोर हो, तो समझ में भी आपका थोड़ा सा वो हो, तो उन सब में तो आपको वो करें। लेकिन किडनी की माने ये करें कि पैदा तो हुआ उसने, लेकिन पैदा होने के बाद कुछ चीजें उसकी सही है, कुछ चीजें गड़बड़ है, तो आप किडनी की में पहले करके देखो। इसेंस तो अल्टीमेटली हाइट में बढ़ रही हो, दिमाग में थोड़ा सा वो उतना शार्प ना हो, उन सब में तो इसेंस का आप दीजिए। लेकिन नॉर्मली उसके लिए नहीं है। ये कह रहे हैं कि है तो किडनी कारण है, लेकिन किडनी की कारण है कि किडनी इसेंस तो इसेंस कारण हो सकता है, लेकिन इसेंस कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो इलाज देना चाहिए, लेकिन जब इन सब में न हो पाए तब उसका देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो और लंग्स की कैसे खाना, अगर खाना आप खा रहे हो और खाना खा रहे हैं, कल भी खाए थे, आज भी खाए थे, लेकिन आपने देखा कि आदमी का डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, तो पहले ठीक था, इधर कुछ गड़बड़ हो गया इसका, तो इसका मतलब लंग्स पे आपको ध्यान जाना चाहिए। और अगर भोजन नहीं किया उसने और तब दूसरे दिन कहेगा हम तो कमजोर हो गए, तो 5 दिन का व्रत रहा तुमने, 5 दिन का व्रत रहे, वही नवरात्र में 9 दिन का व्रत रहे और केवल नींबू पानी पिए, और उसके बाद कह रहे हो कि बड़ा कमजोरी लग रही है, तो उसमें आपको स्प्लीन की डिफिशियंसी है। ठीक है, ये हो गया। समझना यही है, हम लोगों को भी समझना इसी तरह है। लीवर की नीचे से ऊपर को प्रवाहित होती है, लीवर की नीचे से ऊपर की के सभी दिशाओं में स्मूथ प्रवाह को लीवर नियंत्रित करता है। की सभी दिशाओं में ठीक से चले, इसका नियंत्रण लीवर करता है। सबका काम बटा हुआ है।
लंग्स की नीचे क्यों प्रवाहित होती है तो लीवर की ऊपर क्यों प्रवाहित होती है? लंग्स के नीचे क्यों हो रहा है, लीवर के ऊपर क्यों जा रहा है? अतः लंग्स और लीवर एक दूसरे का संतुलन करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए संतुलन के लिए कितना सिद्धांत है, लंग्स और किडनी, अभी आपने देखा पढ़ा ना, लंग्स और किडनी एक चीज संतुलन कर रहे हैं। अब ये लंग्स और लीवर संतुलन ये कर रहे हैं कि वो भी नीचे की ओर बहुत जा रही है और लीवर की भी ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर लीवर की में रुकावट हुई तो सब दिशाओं में ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अगर लीवर की का प्रभाव ऊपर की ओर आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गया तो माइग्रेन हो जाएगा, स्टमक स्पिन आदि का कार्य प्रभावित होगा। कैसे? लीवर जा रहा है नीचे से ऊपर, कोई गड़बड़ी उसमें हुई तो वो जा रहा है ऊपर, ऊपर उधर से क्या आ रहा है, उधर से आ रहा है लंग्स की, ये नाराज है किसी बात में, ताकतवर है दिखे, इसने लंग्स को रोक दिया। हम आपको साधारण भाषा में कह रहे हैं तो समझ लीजिए, इसने लंग्स को रोक दिया और कहा कि चलो बेटा ऊपर, बड़ा समझ रहे थे, उसको हटा रोक दिया, मार के रोक दिया उसको और कहा आगे चलो, ताकतवर है ना, तो इसने ऊपर चला गया वो, तो अब वो उसकी एनर्जी नीचे जा ही नहीं रही है। किडनी यहाँ परेशान, ऊपर से ऊर्जा आ ही नहीं रही है, तो किडनी परेशान, तो यूरिन का ठीक से मूवमेंट नहीं होगा, यूरिन ठीक से बनेगा नहीं, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। उधर क्या होगा, उधर सांस का अवरोध हो जाएगा, उधर जो है खांसी आने लगेगी, क्यों, ऊर्जा वहां जम गई ना जाकर के बीच में। और लीवर की गया, और लीवर तो भागता भागता चला जा रहा है, तो ऊपर जाएगा और जाकर के माइग्रेन कर देगा, सर में पहुंच गया, ऊपर जो उसका जहां तक जाना चाहिए सीमा, उस सीमा को क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया सर में, और सर को उसने माइग्रेन सर दर्द कर दिया। नीचे कहीं अगर गबड़ा गया, इधर उधर भागने लगा तो चले जाएगा स्टमक स्पिन, सामने बगल में बैठे हुए हैं, स्टमक तो बिल्कुल बगल में है, स्टमक स्पिन दोनों को अटैक कर दिया। जैसे आपने देखा होगा ना वहां पर, अब गांव शहरों में कभी छुट्टा सांड को, वो जाएगा तो दौड़ने लगेगा, तो फिर बाएं भी बाएं वाले को मिलेगा तो कभी बाएं दौड़ा लेगा, कभी दाएं दौड़ा लेगा, वही है लीवर का काम। तो ये लीवर का माइग्रेन कर देगा, या स्टमक स्पिन को कर देगा, तो कहीं आपका जो है लूज मोशन होने लगेंगे, कहीं डायरिया होने लगेगा, कहीं जो है स्टमक को ऊपर से, स्टमक को अगर प्रभावित कर दिया तो स्टमक ऊपर से बितली आने लगेगी, डकार आने लगेगी, तो वो सब चीजें, ये लीवर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्प्लीन, बस उसको पूरा हम लोग कर ले, थोड़ा सा बहुत रह गया, थोड़ा सा रह गया, बहुत है तो बहुत बड़ा चैप्टर ये, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा, शायद 2 दिन पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है ये, समझ लीजिए, इसके आगे बहुत सा आपको समझ में आएगा। ठीक, स्प्लीन, फूड की को स्प्लीन पढ़ाने के बाद बंद कर देते हैं, चाहे स्प्लीन तक है आपका चैप्टर 4। हाँ, स्प्लीन पे हम लोग कर देते हैं, बाद में फिर आगे हम लोग या स्टमक तक कर देते। चलिए, फूड की को स्प्लीन ऊपर, फूड को स्प्लीन ऊपर की ओर, फूड की को ऊपर लंग्स भेजता है, फूड की को क्या भेजेगा ऊपर, ये जब बना लेगा तो स्प्लीन ऊपर की भेज लंग्स में बांध देगा, हार्ट को भेज देगा। स्प्लीन भोजन के रूपांतरण का नियंत्रण करता है, भोजन का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखा है ना, और भोजन को रूपांतरण पाचन ठीक तरीके से न हो तो उपचारकों का ध्यान सर्वप्रथम स्प्लीन पर जाना चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं हो रहा, यानी भोजन तो कर रहे हैं लेकिन हमको भोजन रूपांतरण और पाचन नहीं हो पा रहा, यानी हम भोजन तो कर रहे हैं लेकिन हमको लग नहीं रहा, तो आपको स्प्लीन पर ध्यान देना चाहिए। वो कहे कि हमको लग नहीं रहा, भाई रूपांतरण और पाचन ठीक से न हो, रूपांतरण माने भोजन तो कर रहे हो लेकिन रूपांतरण न हो, तो आपका ध्यान स्प्लीन में जाना चाहिए, स्प्लीन में कुछ गड़बड़ी है। अगर स्प्लीन की टेम्पररी ऊपर के बजाय नीचे जाने लग जाए, डायरिया हो जाएगा। अगर इसका नाम ऊपर जाना है और जाकर के हार्ट को देना है, हार्ट को नहीं दिया इसने, लंग्स को नहीं दिया एनर्जी, तो ये नीचे की ओर चली गई, तो नेचुरली जहां एनर्जी चली गई डायरिया हो गई।
अगर स्प्लीन की सिंक कर जाए, यानी सिंक खुद ही बहुत इतनी कमजोर हो जाए स्प्लीन की, तो उसका प्रवाह अति न्यून हो जाएगा, बिल्कुल जा ही नहीं पाएगी, तो वेरिकोज वेन्स हो जाएगा। क्यों? होल्डिंग भी काम इसका है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, रेजिंग होल्डिंग, यही काम है ना, तो रेजिंग काम इसी का है। तो रेज नहीं कर पाएगी, यानी वेरिकोज वेन्स जो ऊपर उठाना है उसको उठा नहीं पाएगी, तो वेरिकोज नीचे, रक्त नीचे चला जाएगा, पाइल्स हो जाएगा, हार्निया हो जाएगा। जो भी आप प्रोलैप्स का जो भी सुनते हैं वो सारे प्रोलैप्स इसी की वजह से होते हैं, स्प्लीन की सिंकिंग की। तो तुरंत जो है इस पर कहीं भी पाइल्स हो, हार्निया हो, वेरिकोज वेन्स हो, आपको इवन प्लेटलेट्स जो है बाहर परप्यूरा हो रहा हो, तो उन सब में आपको स्प्लीन की सिंकिंग का पॉइंट लगा देना है। यूट्राइन प्रोलैप्स, कोई यूट्रस प्रोलैप्स, कोई प्रोलैप्स हो, एनल प्रोलैप्स, एनी प्रोलैप्स, प्रोलैप्स जहां नाम ले तहां स्प्लीन की पर आपको उपचार दे देना है। पहला बस ध्यान, ये ऐसा ध्यान दीजिए, हार्ट हार्ट हीट नीचे की प्रवाहित होती है, हार्ट में ऊष्मा है क्योंकि रक्त है, जो किडनी कोल्डनेस जाके मिलती है। इसी प्रकार किडनी कोल्डनेस ऊपर की उठती है, हार्ट हीट मिलती है। तो अब वहां लक्ष्य का बता रहे थे हम लोग, अब हम लोग बताने लगे हार्ट का। हार्ट हीट, हार्ट की ऊष्मा नीचे गिर जाती है और ये किडनी कोल्डनेस से मिलती है, दोनों मिलकर के संतुलन करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं टेम्परेचर का। तो ये ऊपर की ओर किडनी कोल्डनेस ऊपर की ओर जाएगी, हार्ट हीट से मिलेगी। वास्तव में हृदय शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है, इस ऊष्मा को हृदय रक्त के माध्यम से किडनी तक भेजता है। किडनी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, यह कार्य किडनी शरीर में जल तत्व को बढ़ाकर करती है। तो गर्मी और ठंडक दोनों को समन्वय बनाने के लिए शरीर का तापमान 98.4 रखने की डिग्री फ़ारेनहाइट रखने के लिए किडनी और हार्ट दोनों मिलकर करते हैं। वो हार्ट गर्मी, किडनी कोल्ड, दोनों संतुलन बनाने के लिए इसका काम करते हैं। तो ये वाला इनका काम है। तो हार्ट और किडनी के उपरोक्त कार्य में बाधा आने पर रोग हो जाते हैं। तो इन्होंने अपना चैप्टर बता दिया आगे, ठीक है। यानी टेम्परेचर आपको बनाने का हार्ट और किडनी को दोनों करेंगे, और वहां पर आप लोग जो हम लोग पढ़े हैं उन सब का उपचार करेंगे कि कहीं किडनी यांग का करना है, कहीं स्प्लीन यांग का करना है, कहीं हार्ट इनका करना है, कहीं किडनी इनका करना है, ठीक। इसके आधार पर दोनों को बैलेंस समझिए। स्टमक, स्टमक का कार्य भोजन को प्राप्त करना है। इस कार्य में कोई बाधा आए तो उपचारकों का ध्यान सर्वप्रथम स्टमक पर जाना चाहिए। कोई बाधा आए, भोजन को प्राप्त करना मतलब आए, और भोजन को प्राप्त करने मतलब क्या हुआ कि भोजन आया और उसको स्प्लीन और स्टमक के माध्यम से उसको मतलब बनाना, ऊर्जा बनाना। अगर कोई बाधा है, भोजन निकलने, देखिए अभी तो वहां बात कर रहे हैं, अभी तो भोजन आए नहीं, अगर भोजन निगलने और अन्न नली के माध्यम से आने का काम का नियंत्रण स्टमक करता है। यानी एसोफेगस, मुंह से शुरू हुआ और ऐसे एसोफेगस से लेकर के स्टमक तक आने काम का नियंत्रण स्टमक करते हैं। अब हम लोग भूल जाएंगे, चाइनीज के हिसाब से हम लोग याद रखते हैं कि अगर मुंह में छाले भी हैं तो कहीं स्टमक की हीट जिम्मेदार हो सकती है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण, यहां लीजिए ना, आमाशय में आने तक भोजन निगलने, जैसे निगला आपने वहां से लेकर के और आपको आने तक का काम, भोजन जैसे शुरू किया आपने चबाना उबाना और उसके बाद निगलना शुरू हुआ, तो वहां से पूरा नियंत्रण स्टमक कर रहा, तो स्टमक मुंह तक आ गया। तो अन्न नली में कोई गड़बड़ी है तो उपचार स्टमक करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टमक अशुद्ध ऊर्जा को नीचे की ओर भेजता है और शुद्ध ऊर्जा को स्प्लीन। अब इसने क्या किया, दोनों ने नियंत्रण बना लिया। तो दोनों ने सहयोग बनाया, और सहयोग बनाने के बाद क्या किया, स्प्लीन ने शुद्ध ऊर्जा को ऊपर भेज दिया और वो हार्ट में चली गई, और इसने स्टमक को नीचे, अशुद्ध ऊर्जा को नीचे भिजवा दिया। अब कभी ये स्टमक की ऊर्जा नीचे की ओर न जा करके ऊपर की ओर जाने लगेगी तो आपको मिचली हो जाएगी, डकार हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी, ये सब काम है। तो ये काम स्टमक का है। पहला ध्यान आपको स्टमक में जाना चाहिए। अगर कोई मिचली, वमन, डकार आ रही, पहला ध्यान आपको इस पर जाना चाहिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ तक इसको शुरू करते हैं, मतलब बंद करते हैं, फिर हम लोग जो है
इसको हम लोग अभी स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। पढ़ने की कोई समस्याएं हो तो बताइए।